हाँ भाई, तो मैंने अभी जो प्रीवियस लेक्चर में तुम्हें लगभग ग्राफ्स दिए थे बहुत सारे, और आई होप सो तुमने सब याद कर लिए होंगे। 6 ग्राफ थे टोटल, और आई होप सो वो सब तुम्हें याद है। बाकी इनके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली उनको और अच्छे से समझने के लिए थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ये हम लोग एक्चुअली कर भी चुके हैं पहले, पर इसको अब ज़्यादा अच्छा फायदा ये रहेगा कि अब तुमने सब कुछ पढ़ लिया है, राइट। तो अब ज़्यादा फायदा रहेगा इसको करने का। तो उन्होंने मुझसे बोला है कि भाई साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा थ्री, ये जो है ये 3 के बराबर है। और बोला गया तो बताओ कि कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा थ्री ये क्या होगा, ये पूछा उसने। मैंने कहा अच्छा, तो अब जैसे ही मुझे ये समझ में आया, तो मैंने पहले सोचा कि जो साइन होता है, जो आपका साइन थीटा होता है बेसिकली, ये तो हमारा -1 से 1 के बीच में होता है। कोई भी साइन थीटा हुआ, कोई भी साइन थीटा हुआ, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मतलब -1 से 1 के बीच में है, वो तो चलो सब सही है। पर इनने बोला है कि वो 3 के बराबर है, मतलब इन्होंने ये बोला है कि 3 साइन को हम जोड़ रहे हैं और आंसर 3 आ रहे हैं। लेकिन अगर आप एक बात को समझो, तो मान लेते हैं साइन थीटा वन जो है वो -1 से 1 के बीच में, ठीक है, और साइन थीटा टू जो होगा वो भी, ठीक है, इस टाइप से होगा। एंड सिमिलरली जो साइन थीटा थ्री होगा वो भी -1 से 1 के बीच में होगा। और अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ, अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा, दैट इज साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा थ्री, ठीक है, तो हम सीधे से बोल सकते हैं कि इनको जोड़ोगे तो आएगा -3, और इन तीनों को जोड़ दोगे तो आएगा 3, राइट। तो साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा थ्री, ये जो चीज़ है ये आपकी -3 से 3 के बीच में हो सकती है। इसकी मिनिमम वैल्यू -3 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है। पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये नहीं बोला मिनिमम मैक्सिमम, इन्होंने तो ये बोला कि ये 3 के बराबर है, यानी कि इन्होंने बोला कि मैक्सिमम वैल्यू इसने अटेन कर ली। अब मैक्सिमम वैल्यू अगर इसने अटेन कर ली, दैट मीन्स कि यहाँ पर भी इक्वालिटी लग जाएगी। और इक्वालिटी लगने का मतलब क्या है कि साइन थीटा वन किसके बराबर हो गया, 1 के, साइन थीटा टू किसके बराबर हो गया, 1 के, साइन थीटा थ्री किसके बराबर हो गया, 1 के, यानी कि ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अब अगर ये तीनों 1 हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर तीनों के तीनों 1 हो गए, नाउ व्हाट यू कैन से, तो अगर ये तीनों 1 हो गए तो अब हमें वाली प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आपको पता है कि ये जो है ये वाला अंदर आपका 1 हो चुका है, ठीक है। तो फिर इसको क्या होना पड़ेगा, इसको डेफिनेटली 0 होना पड़ेगा, राइट। अरे यार तुम्हारा ये 1 हो गया, अगर ये 1 हो गया तो फिर ये 1 है, तो 1 से 1 कट गया, दैट मीन्स कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा 0 है, दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे चलो थीटा वन वाला ले लेता हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा वन जो है वो 0 है, यानी कि कॉस थीटा वन 0 है, ठीक है। तो ये हमने इसके लिए किया, सिमिलरली इसके साथ करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, इसके लिए करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, और 3 0 को सम करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। बस ये इसका आंसर हो गया। अब मुझे पता है कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हम लोगों ने उसके लिए प्रूव किया था 90 डिग्री वाले, उसके लिए हम लोगों ने अभी तक इसको ये तो प्रूव ही नहीं किया, इसको नॉर्मल एंगल्स के लिए, मतलब हर एंगल के लिए ये सही होगी, ठीक है। तो जल्दी से इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। देखो, अगर मैं कोई भी जनरल पॉइंट ले लूँ, ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि एंगल में एक्चुअल में हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का खेल होता है, राइट। तो अगर मैं सबसे सिंपल केस यहाँ पर ये लेता हूँ जो हम जनरल केस हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और ये मेरा आर है, राइट। अब तो मुझे बताओ कि साइन थीटा एक्चुअल में होता क्या है। तो साइन थीटा होता है वाई अपॉन आर, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। और कॉस थीटा क्या होता है, तो भाई कॉस थीटा होता है एक्स अपॉन आर, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, ये काम करते हैं, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल सा है, इसको निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आएगा आंसर इसका। सो वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, आई होप सो उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ जस्ट थिंक, ये वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, ये होता है तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट, और ये क्या चीज़ होती है, ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो अभी भी पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर के बराबर होगा। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है, अरे पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाएगी ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मजे की बात ये है कि थीटा तुम्हारा ये है, ठीक है। तो थीटा और पाइथागोरस थ्योरम का कोई लेन देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेसिकली वाई स्क्वायर प्लस आर, अच्छा यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ोगे तो ऊपर क्या आ गया, आर स्क्वायर ही आ गया, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे तो है ही आर स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। तो अगर तुम्हारी ये आइडेंटिटी सही आ गई तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने बाकी सारी निकाली थी। तो जो वो मैंने तुम्हें 2-3 लेक्चर्स में जो मैंने तुम्हें 50 क्वेश्चन के आसपास कराए थे इन आइडेंटिटीज के ऊपर बेस करके, वो सारे के सारे क्वेश्चन वैलिड हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक है ना। वो सिर्फ 90 डिग्री के लिए वैलिड नहीं है, वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपके वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस फॉर्मूले को भी प्रूव कर दिया है, तो लिख सकते हो चाहो तो। खैर,
तो अब जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें उसने बोला है फाइंड द एंगल फॉर विच साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा इन बिटवीन 180 डिग्री 360 डिग्री। तो बेसिकली वो ये बोलना चाह रहा है कि एक ऐसा एंगल बताओ जहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाएं। अगर मैं सिर्फ इतनी स्टेटमेंट लिख दूँ कि कोई भी ऐसा एंगल बताओ जहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाए, तो आंसर आता ज़्यादा लोगों के दिमाग में 45 डिग्री, क्योंकि कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 और साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, राइट। तो दोनों के दोनों बराबर आ जाते हैं। तो लोग बोलते हैं 45 डिग्री यानी कि π/4 ये तुम्हारा आंसर है। तो बात तो सही है, पर उसने ये बोला है, उसने क्या बोला है, उसने बोला कि 180 और 360 के बीच में होने चाहिए। तो ये मैं कैसे निकालूं, कैसे सोचूं इस चीज़ को? तो इसको सोचने का तरीका आपको रिडक्शन फॉर्मूले से ही आएगा। तो जो बेस्ट तरीका रहेगा इसको समझने का वो रहेगा कि इसमें पाई जोड़ दे रहे हैं। जैसे उसने बोला है कि 180 डिग्री से 360 के बीच में होना चाहिए। अभी जो तुम्हारा आंसर 45 डिग्री आ रहा है ये कहाँ पे है, ये 0 से 90 के बीच में। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको 180 प्लस कर दिया इसके अंदर। ठीक है, और मैंने इसके अंदर भी 180 प्लस कर दिया। बेसिकली मैंने किया क्या, मेरे पास π/4 था, मैंने इसमें पाई जोड़ दिया। सो पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4। ठीक है, अब पाई प्लस π/4 से क्या हुआ, एक्चुअल में हुआ क्या, देखो हुआ क्या एक्चुअल में। सो पाई प्लस π/4 से तुम्हारा जो साइन के अंदर मैं पाई प्लस थीटा डालता हूँ तो कितना आंसर आता है, तो आंसर आता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, एंड सिमिलरली कॉस के अंदर जब मैं पाई प्लस थीटा डालता हूँ तब भी आंसर आता है माइनस कॉस थीटा। तो ये बड़ा फायदा यहाँ पे ये हो गया पाई प्लस π/4 का, क्योंकि दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए और साइन और कॉस दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं वहाँ पे। तो दोनों का साइन सेम हो गया। ठीक है, दोनों का साइन सेम हो गया। और वैल्यू कैसे सेम हो गई, अरे वैल्यू ऐसे सेम हो गई क्योंकि साइन थीटा यानी कि साइन π/4 और कॉस π/4, तो इनकी वैल्यू सेम थी। यानी कि हमें दिमाग में ये 45 डिग्री और 45 डिग्री को तो रखना ही रखना था। फिर उसने ये बोला कि 180 से 360 में होना चाहिए। तो मैंने कहा यार वो काम तो कर देंगे। अब कुछ लोगों ने बोला कि ऐसे कर लेते, मतलब जैसे पाई प्लस थीटा किया तो ऐसे कर लेते 2π माइनस थीटा, ये क्यों नहीं करा। तो 2π माइनस थीटा में देखो क्या झोल है, देखो अगर तुमने लिया मानो साइन 2π माइनस थीटा, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन थीटा, यानी कि -1/√2। पर इसी के खिलाफ अगर तुमने ये लिया, मान लो कॉस के अंदर अगर तुमने 2π माइनस थीटा डाल दिया तो क्या आएगा 2π, मतलब 2π माइनस थीटा बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वहाँ पे साइन नेगेटिव था तो इसलिए आया -1/√2। पर यहाँ पे क्या है कि कॉस तो फोर्थ के अंदर क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आंसर आएगा 1/√2। तो क्या दोनों बराबर है, नहीं। यानी कि हमें मैग्नीट्यूड भी सेम करना है और हमें साइन भी सेम करना है। तो मैंने देखा यार ये साइन कहाँ सेम होता है, तो साइन किसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम होता है। मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे सेम हो गया यार, है ना 45 डिग्री 45 डिग्री वाला। तो किसी ने बोला फिर तो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। अब मैंने कहा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुँचा सकता हूँ, तो सबसे बढ़िया जो मुझे मैनिपुलेशन लगा वो मेरे को ये लगा, है ना थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे पहुँच सकते हैं भाई, साइन पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा, हो गया काम हमारा। ठीक है, तो ये इस तरीके से तुम्हें सोचना था। खैर जो भी है, तो अब इसका आंसर कितना आ गया, बेसिकली हम बोल सकते हैं पाई प्लस π/4। ठीक है, तो पाई प्लस π/4 इज व्हाट, पाई प्लस π/4। ठीक है, यानी कि 5π/4। ठीक है, ये एक ऐसा थीटा है, ये एक ऐसा थीटा जहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की दोनों की वैल्यू सेम होगी और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी -1/√2। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे तुम्हें कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, तो इसमें उसने बोला कि थीटा जो है वो 0 से 45 डिग्री के बीच में है, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच। तो तुम्हें बताना है कि क्या कॉस थीटा जो होगा वो साइन थीटा से बड़ा होगा। अब ये चीज़ देख के थोड़ा अजीब लगता है, कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा होगा और उसने थीटा के बारे में कुछ बता नहीं रखा है, बस ये बोला कि थीटा जो है वो 0 से 45 के बीच में। सबसे बढ़िया तरीका, इन कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन बहुत सारे हैं, देखो ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये चारों क्वेश्चन कंपैरिजन वाले हैं। 7th क्वेश्चन भी यहाँ तक कि कंपैरिजन वाला ही है सिर्फ। ठीक है, और 8th क्वेश्चन अलग है। बाकी चलो एक काम करते हैं, पहले 8th और 9th कर लेते हैं, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद फिर कंपैरिजन वाले एक साथ ही कर लेंगे। तो उसने बोला इफ tan थीटा जो है ये -4/3 के बराबर है। मैंने कहा ठीक है होगा। फिर उसने बोला साइन थीटा बता क्या होगा फिर। तो मैंने कहा रुक जाओ, पहले तो हम ये देख लें कि -4/3 इसको हम कैसे करते हैं। मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो दोबारा समझाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो -4/3 बोला है उसने, ये होता क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। मैंने बोला था वैसे तो ऐसे लेना चाहिए 4x और 3x लेना चाहिए तुमको, पर हम ऐसे लेंगे नहीं क्योंकि हमें पता है कि x और x एक्चुअल में जाके कट जाता है। तो मैंने इसको सिंपल सा 4 यूनिट मान लिया और इसको मैंने 3 यूनिट मान लिया। ठीक, सिंपल सही है। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये तुम्हारा सिंपल 5 हो गया, अगर ये हमारा थीटा है तो। ठीक है, तो साइन थीटा कितना होगा फिर उस लॉजिक के हिसाब से, तो भाई तुम्हारा सिंपल सा साइन थीटा कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। पर अब ये तो तुमने मैग्नीट्यूड में खेल गया तुम सिंपल, पर साइन का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब जरा हमने थोड़ा दिमाग लगाया, अब उसने बोला tan थीटा जो है उसका आंसर -4/3 आ रहा है। तो tan थीटा तुम्हारा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और अपने थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, बाकी यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव होता है। यानी कि -4/3 यानी कि तुम्हारा जो थीटा है ना, जो थीटा है या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है या फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, अब हम जरा साइन थीटा के बारे में सोचते हैं। अगर तुम्हारा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हुआ तो साइन थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी 4/5, क्योंकि भाई इसमें साइन तुम्हारा पॉजिटिव होता है, इसमें तुम्हारा साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। पर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारा थीटा हुआ तो फिर तो यार साइन भी नेगेटिव होता है। यानी कि इस वाले केस के लिए आंसर कितना आएगा -4/5। ठीक है, और इस वाले केस के लिए आंसर कितना आएगा 4/5। यानी कि 2 आंसर होंगे इसके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, कि -4/5 एंड 4/5 इन दोनों में से कोई एक होगा। राइट है,
ये ए और बी, अब ए और सी दोनों गलत हो गए, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि -4/5 है लेकिन 4/5 नहीं है, ठीक है ना, कि हमसे किसी ने ये बता ही नहीं रखा हमको कि सेकंड क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ एक अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है जिनको नहीं आता। तो अब हम लोग ट्राई करते हैं 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में क्या है, तो यार 9th क्वेश्चन जो है वो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कुछ महान नहीं है इसमें। तो हमको ये पता है कि मानो अगर किसी ने बोल दिया कि ए का स्क्वायर है और मान लो बी का स्क्वायर है और देखा है किसी ने ये 0 के बराबर है, तो ये देखते ही तुम्हारे दिमाग में बहुत सिंपल सी चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि दो पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, ये मतलब है मेरा यहाँ पे, सिर्फ पॉजिटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब हमको पता है कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो क्या चीज़ है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी कि पॉजिटिव हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। तो इनका सम जो है, क्या वो 0 कब आएगा, वो 0 से कब आएगा जब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये चीज़ देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, तुम तुरंत ए 0 है और बी भी 0 है, राइट। तो यहाँ पर भी तो ये हो रहा है, यहाँ पर ये ए और बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा और साइन बीटा। देखो ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0, ये देखा है उसने। तो इसको देखते मैं क्या लिख दिया, मैं सीधे सीधे समझ गया कि साइन अल्फा भी क्या होगा, 0 होगा, और साइन बीटा क्या होगा, साइन बीटा भी 0 होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, काम बन गया अपना। लेकिन जैसे मैंने देखा साइन अल्फा 0 है, साइन बीटा 0 है, तो इसके बेसिस पे अब क्या बोल सकते हैं। तो फिर उसने मुझसे कॉस अल्फा कॉस बीटा के बारे में पूछा है, तो मैंने कहा देखो अगर मुझे साइन अल्फा से कॉस अल्फा चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं बोलूँगा देखो भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। एंड सिमिलरली आपका साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये भी तुम्हारा 1 के बराबर होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब साइन अल्फा तो 0 है, तो ये तो क्या 0, दैट मीन्स कि कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये गया, ये तो 0 है, ठीक है, दैट मीन्स कि कॉस स्क्वायर बीटा ये तुम्हारा 1 है, राइट। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये तो ऐसे लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है, यानी कि एक्स को क्या होना पड़ेगा, या तो 1 हो जाएगा -1 हो जाए। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी बोलेंगे कि कॉस अल्फा जो है उसकी 2 वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 1 या फिर -1, ये मेन ट्विस्ट है। सिमिलरली जो कॉस बीटा है उसकी भी 2 वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 1 या फिर -1, ठीक है। दिस वॉज द मेन ट्विस्ट है, क्योंकि लोग बस 2 लगा के आ जाते हैं बेसिकली, वो समझते हैं कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा तो सिंपल 1 हो गया, ठीक है। तो यही इस प्रॉब्लम का मेन ट्विस्ट है। तो अगर ऐसा है तो फिर अब इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। तो मैंने कहा देखो भाई इसके लिए तो हम ऐसा समझें कि हमें कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा चाहिए, हमें तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा चाहिए। अब क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों के दोनों 1 हो जाए, अगर दोनों के दोनों 1 हो गए तो 1 + 1 आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर दोनों के दोनों -1 हो गए, अगर दोनों के दोनों -1 हो गए तो क्या होगा, फिर -1 -2 आ जाएगा आंसर। अच्छा, अगर ऐसा ना होकर के कोई एक 1 हो गया दूसरा -1 हो गया, मान लो ये 1 हो गया और ये -1 हो गया, तो 1 -1 आंसर कितना आ गया, 0। अच्छा, अगर ये -1 हो गया और ये 1 हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा, तब भी आंसर 0 आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास पॉसिबल आंसर कितने हुए, ये आंसर हो गया 2 -2 0, ये 3 हमारे इसके आंसर है इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसको एक काइंड ऑफ ऐसा क्वेश्चन ला सकता है जिसमें तुम गलतियाँ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो बढ़िया। अच्छा, अब मैं इसके लिए ऊपर एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना सकता हूँ, जब हम लोगों ने इम्प्लाइज दैट का एक साइन होता है, जिसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, मतलब बेसिकली ऐसे वाला जो साइन होता है। अगर मैं ये लिखना चाहूँ तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन लिख दूँ कि साइन थीटा जो है वो 0 है, देन दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करता है कि कॉस थीटा जो होगा, जो कॉस थीटा होगा वो 1 होगा। क्या तुम इस बात से मतलब मानते हो कि ऐसा है। सोचो अपने आप सोचो, एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ इतनी देर में। ये सारे क्वेश्चन हैं और तुम्हें इनको अपने बारे में अपने आप सोचना है, लेकिन अपने आप अभी सोचो पहले इसको, सब ट्रू एंड फॉल्स वाले हैं कि ये सही है या गलत है, बस बेसिकली ये मतलब है। अच्छा, और अगर मैं देखूँ तो हाँ, इसको हम ऐसे, आई होप सो तुमने ट्राई किया होगा। तो कैसे देखते हैं कैसे। उसने बोला कि साइन थीटा तुम्हारा 0 के बराबर है, तो कॉस थीटा 1 होगा, ये बात पक्की है। क्या ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे अगर साइन थीटा 0 हो गया तो अभी भी हम लोगों ने देखा कि कॉस थीटा 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, क्या ये सही है या गलत है? गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, उसने बोला कि कॉस थीटा 0 है तो पक्का है कि साइन थीटा 1 होगा। मैंने कहा नहीं, बात तो वही है। अरे कॉस थीटा अगर 0 हो गया तो फिर साइन थीटा भी तुम्हारा 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। ये कैसे बोल सकते हो कि सिर्फ साइन थीटा मतलब 1 ही होगा? तो ये भी फॉल्स हो गया। फिर उसने बोला कि साइन थीटा 1 है तो पक्की बात है कि कॉस थीटा पक्का 0 होगा। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि अगर साइन थीटा 1 हो गया, यानी कि s² + c²
इक्वल टू 1 है, इसमें से किसी ने बोल दिया ये 1 है, तो 1 और 1 कट गया, यहाँ पे आ गया 0, तो सी स्क्वायर कितना हो गया 0, तो अब सी स्क्वायर 0 पे आंसर सिर्फ 0 ही आ सकता है, ठीक है। तो पक्की बात है कि कॉस थीटा 0 होगा, राइट है, तो ये बात एकदम ट्रू है, ये एकदम बात ट्रू है तुम्हारी। सिमिलरली अगर उसने बोल दिया कि साइन थीटा -1 के बराबर है, तो दैट मीन्स कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो अभी भी 1 है, तो अगर वो अभी भी 1 है तो कॉस थीटा तो अभी भी क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है, तो ये अभी भी ट्रू है। इसी को उल्टा हम अगर ऐसे लिख सकते हैं कि अगर किसी ने बोल दिया कि कॉस थीटा जो है वो 1 है, तब भी हम ये बोलेंगे कि साइन थीटा कितना होगा 0 होगा, इस बात में कोई शक नहीं, ये भी एकदम ट्रू वाली बात है। अच्छा, तो आप इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला कि साइन थीटा अगर 0 के बराबर है तो कॉस थीटा -1 होगा, तो यहाँ पे ये वाली बात है, कन्फ्यूजन में हो जाता है, तो -1 होगा, फिर वही बात आ गई कि उसने ये नहीं बोला फिर कि 1 होगा, ठीक है, तो फिर से यहाँ पे फॉल्स हो गया। उसने अब ये बोला कि साइन थीटा 0 होगा ना, तो कॉस थीटा या तो 1 होगा या -1 होगा। मैंने कहा हाँ ये बात सच बोली तुमने यार, ये बात करी तुमने, ये क्या बात करी, ये बात है, ठीक है। अच्छा, एक और बात सुनो, अगर मैं लिखूँ साइन थीटा इक्वल टू 0 है, देन दैट डज नॉट इम्प्लाइज, ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे और बोल दिया कि कॉस थीटा जो है वो 1 है, ये बात सच है क्या? तो इसको हम कैसे सोचेंगे, तो हम ये बोलेंगे यार साइन थीटा इक्वल टू 0 का ये मतलब नहीं है कि कॉस थीटा 1 होगा। मैंने कहा हाँ यही तो बोल रहा हूँ देर से यही तो बोल रहा हूँ मैं कि इसका सिर्फ मतलब ये नहीं है कि कॉस थीटा 1 होगा, हो सकता है -1 हो। उसने ये नहीं बोला है कि कॉस थीटा 1 होगा ही नहीं, ये नहीं बोला है कि अगर साइन थीटा 0 है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भैया कि कॉस थीटा 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि पक्का है भैया कॉस थीटा 1 ही होगा, ठीक है। तो ये बोलने की कोशिश है, तो वो समझ गए होगा, आई होप सो। बाकी नहीं समझ आया तो तुम्हें फील समझ में आ गई होगी इतनी देर में, अगर साइन थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा क्या हो सकता है, 1 और -1 दोनों हो सकता है। ये बहुत फंडामेंटल डाउट है, बहुत लोग गलत करते हैं, मैं बता रहा हूँ उनको, बहुत लोग गलती करते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आईडी पूछ चुका है, मतलब ऐसे नहीं पूछा उसने, पर वो मतलब घुमा फिरा के पूछ ही देता है ऐसी चीज़ें, कैसे पूछता है वो ब्यूटी अपने आप में। खैर, अब हम आते हैं कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस के अंदर। तो कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे लगता है दैट इज ग्राफ, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ग्राफ, ठीक है। तो पहले एक बार ग्राफ को समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ग्राफ की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो मैं फटाफट, बस इसमें बेसिकली साइन एक्स और कॉस एक्स का ही मेन खेल है, बाकी टैन वैन का ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो मेन फोकस है वो ग्राफ का ही है। तो 0 पाए, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं और बड़ा बनाते हैं, ठीक है। मैं अभी सिर्फ एक लोग ही लूँगा क्योंकि ज़्यादातर वही कंपैरिजन में है, 0 पाए 2 पाए, ठीक है। तो अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊँ इसमें कुछ ऐसे जाता है, बड़ा बना दिया काफ़ी, ठीक है, शो करने के लिए। तो ये तुम्हारा 1 है एंड ये हमारा कहीं पे -1 है, ठीक है। तो ये मैंने अपना सिंपल साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये होगा π/2, ठीक है। और ये क्या होगा, पाई प्लस 2π/2 यानी कि 3π/2, समझ गया ना, एवरेज ले लिया। अच्छा, अगर मैं cos x का लूँ तो cos x का ग्राफ बनाते हैं, तो वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से जाएगा, π/2 पे 0 होगा, फिर पाई बाय क्या होगा -1 होगा, और फिर यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाता है, राइट, बिल्कुल। अच्छा, अब ये कहाँ पर, ये ऐसा कौन सा पॉइंट है, ये ऐसा कौन सा पॉइंट हो रहा है जहाँ पे ये 0 हो जा रहे हैं, वो सॉरी जहाँ पे ये बराबर हो जा रहे हैं। देखो ना, ये वो पॉइंट है, ऑरेंज वाला ग्राफ और येलो वाला ग्राफ यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे यार, सोच के कॉमन सेंस लगा के देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ये वो जगह है जहाँ पे x, y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। यानी कि मैंने एक x डाला, यहाँ ये पहला पॉइंट, x का आंसर है π/4, मैंने एक x डाला π/4 और उनका दोनों का सेम y कोऑर्डिनेट आया, यानी कि दोनों का सेम आंसर आया। क्योंकि हमें ये चीज़ पहले से भी पता है कि साइन π/4 हो और कॉस π/4 हो अगर, तो उसका आंसर 1/√2 आता है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पे 1/√2 आएगा। वो तो मैंने थोड़ा मतलब अच्छा ग्राफ नहीं बनाया, ढंग से ग्राफ नहीं बनाया, वरना ये पॉइंट थोड़ा नीचे बनेगा, ठीक है ना, 1 के इतने पास नहीं बनेगा, नीचे बनेगा थोड़ा। खैर, वो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, खैर जो भी हमारा समझ में आ गया आपको। अब ज़रा मैं थोड़ा और एनालाइज करने पहुँचा, मैंने ये देखा कि जब मेरा x जो है, जैसे मतलब ये तुम्हारा सिंपल x एक्सिस चल रही है और ये तुम्हारी y एक्सिस चल रही है, ठीक है। तो π/4 से पहले अगर मैं देखूँ तो ऑरेंज वाला ग्राफ येलो वाले से ऊपर है। ऊपर होने से क्या मतलब है, अरे यार ऊपर होने का सिंपल सा फंडा है। देखो, अगर मैं से पहले वाले पॉइंट ले लूँगा, मैंने ले लिया π/6 यानी कि 30 डिग्री, तो π/6 पे येलो वाला ग्राफ ये है, ऑरेंज वाला ग्राफ ऊपर है। ऊपर का मतलब क्या है, π/6 पे येलो वाला ग्राफ का आंसर कितना आ रहा है, 1/2, यानी कि साइन π/6 कितना होता है, 1/2, ठीक है। फिर ऑरेंज वाले ग्राफ पे आंसर कितना आएगा, अरे यार cos π/6 कितना होता है, √3/2। दैट सिंपली सेज कि cos π/6 एंड साइन π/6, इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें ये बड़ा है। अरे यार देख लिया ना लोगों ने, √3/2 जो होगा वो ऊपर है 1/2 से। अच्छा, तो हम ये समझ गए कि 0 से π/4 पे, ये अगर तुम्हारा x जो है, ये थीटा है, जो भी तुम बोलना चाहो, तो x जो है वो 0 से π/4 के बीच में अगर तुम्हारा है, ठीक है, तो इतने स्टेटमेंट के लिए ये बोल सकते हैं कि जो तुम्हारा cos x होगा, और जो तुम्हारा sin x होगा, उसमें cos x जीतेगा, उसमें cos x बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम इसमें 0 डाल दोगे तो cos 0 कितना होता है 1, sin 0 कितना होता है 0, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, कोई डाउट नहीं होना चीज़ पे, ठीक है। और उसके बीच में तुम कुछ भी कर लो, ऑरेंज वाला ग्राफ हमेशा येलो वाले से
येलो वाले के ऊपर है। पर इसके बाद क्या हुआ, π/4 से लेकर के π/2 के बीच में क्या हुआ, ठीक है। अगर तुम थोड़ा बहुत एनालाइज करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में येलो वाला ग्राफ ऊपर पहुँच गया है और तुम्हारा जो ऑरेंज वाला ग्राफ है वो नीचे आ गया। नीचे आ गया इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर तुम यहाँ पे ले लो π/3, तो π/3 पे साइन का आंसर होता है √3/2 और कॉस का आंसर होता है 1/2। तुम देख पा रहे हो कि कॉस की वैल्यू नीचे गिर गई, राइट। तो अब यहाँ पे हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, अगर मैं देखूँ π/4 से लेकर के π/2 तक अगर मैं जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लोज लगा रहा हूँ, तो आंसर कितना आएगा, तो फिर हम बोलेंगे कि भाई साइन एक्स जो है वो पक्का कॉस एक्स से बड़ा होगा, ठीक है। आई होप सो इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल राइट, इसके बाद का तुम एनालाइज कर सकते हो अगर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़े, ठीक है। बाकी तो साथ साथ दिख भी रहा है कि अगर तुम यहाँ से अगर तुम मानो π/2 से π के बीच में देखोगे तो येलो वाला ग्राफ डेफिनेटली कहाँ है, ऊपर है, ठीक है ना। येलो वाला ग्राफ डेफिनेटली उससे ऊपर है। फिलहाल वो सब तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे मिल गया फिर से। अभी कौन से पॉइंट में मिला है, अब तुम बता सकते हो कौन से पॉइंट में मिला है। इसको बोलेंगे 5π/4। अभी भी हम लोगों ने निकाला था कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे साइन और कॉस मिलेंगे या बराबर हो जाएंगे, तो वो कौन सा होगा है 5π/4। देखो यहाँ पे मिल रहे हैं। और उसके बाद फिर से यही हुआ कि ऑरेंज वाला ग्राफ ऊपर निकल गया और येलो वाला नीचे हो गया, यानी कि साइन अब यहाँ नीचे हो गया, यहाँ ऊपर हो गया। तो वो सब तुम कर सकते हैं कैलकुलेट। अभी तक तो तुम बस इतना समझोगे जो मैंने निकाला है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो उसने बोला मुझसे कि फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 से 45 डिग्री दोनों पे क्लोज लगा रखा है और बोला गया है कि कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। क्या है, सही है गलत है, क्या है, बोलो जल्दी से बोलो। तो पता नहीं तुम लोगों ने क्या बोला होगा, पर इसका आंसर फॉल्स है। अब तुमको अभी क्या मजाक चल रहा है, अभी तो तुमने बताया कि अगर 0 से 45 डिग्री में होता है तो साफ साफ दिख रहा है कि देखो कॉस थीटा वाला बंदा जो है वो साइन थीटा वाले से ऊपर है, ठीक है। तुमने अभी तो बोला ये चीज़, हाँ भी हमने बोला तो सही, पर मैंने तो यार ये तब बोला था क्योंकि 45 डिग्री पे अगर क्लोज लगा दिया ना इसने, तो 45 डिग्री पे अगर क्लोज है तो फिर तो 45 डिग्री पे तो ये होता है ना कि कॉस 45 डिग्री पे तो साइन 45 डिग्री के बराबर हो जाता है। पर इसने तो स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं हो सकता कभी भी, यानी कि ये फॉल्स है। पर अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, अगर मैं ऐसे लगा दूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो क्या ये बात सच है, हाँ तो ये फिर ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा हुआ होता तो, ठीक है। तो ये पूरा खेल है इसका, ठीक है। तो अभी के लिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तुम चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि अगर क्वेश्चन में इस टाइप से होता कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा, तो आंसर कितना आता, तो आंसर ट्रू आता, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वाले को देखते हैं। तो अगर मैं फोर्थ वाले को देखूँ तो फोर्थ वाले में उसने बोला 45 डिग्री, यहाँ पे ओपन लगा रखा है 45 डिग्री पे, और फिर 90 डिग्री पे क्लोज है, और फिर बोला गया कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। पर यहाँ पे इसने कितना झोलमाल करा देगा, यहाँ पे इसने ये चीज़ सही कर दी पर यहाँ पे इसने ये चीज़ गलत कर दी, ठीक है। तो ये फिर से फॉल्स हो गया। ये फॉल्स क्यों हो गया, ये फॉल्स इसलिए हो गया कि सब कुछ सही था पर यहाँ पे तो साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा से बड़ा होता है, देखो ना। अरे यार 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स, ठीक है। तो तुम देख रहे हो ना, ऐसे बेवकूफ़ बना सकता है वो तुम्हें क्वेश्चन वाला, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन में तुम्हें बेवकूफ़ बना सकता है, ठीक है। तो यही बचना है बस, यहीं तो तुम मार्क्स खा जाते हो। यहाँ ये वो जगह होती है जहाँ पे एक्यूरेसी वर्सेस टाइम हो जाती है। अच्छा, और देखते हैं ज़रा और क्या बन सकता है। और उसने बोला साइन टेन माइनस कॉस 10 इज ग्रेटर देन 0। कुछ नहीं बेवकूफ़ बना रहा है तुमको, सिंपल दे रखा है साइन 10 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 10 डिग्री। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि हमको समझ में आ गया यार अब तो कि अगर एक्स जो है वो 0 से 45 डिग्री के बीच में होगा ना, अगर ऐसे वाला केस है, तो यहाँ पर तुम्हारा जो कॉस वाला बंदा होता है वो साइन से बड़ा होता है, पर इसने तो उल्टा दे रखा है, दैट इज दिस इज फॉल्स। अच्छा, फिर उसने बोला कॉस 70 माइनस साइन 70 इज लेस देन 0, यानी कि उसने बोला है कि साइन 70 अपने पास कॉस 70 है। अच्छा, इनइक्वालिटी इस तरफ को है, यानी कि ये, तो क्या ये बात सच है, हाँ जी ये बात सच है, क्योंकि 45 से अगर बड़ा तुम्हारा एंगल है, यानी ये वाला अगर एंगल होता है तो उस वाले के लिए साइन तुम्हारा बड़ा होता है कॉस से, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ट्रू है। अब ये देखो, ये थोड़ा अलग ट्रैक का क्वेश्चन आ गया। इसमें उसने बोला बता cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 इन चारों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मतलब बेसिकली एक ऑर्डर में लगाना है, एक असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जिसमें भी है, तो मैं उसका ऑर्डर बताना है। तो मैंने कहा अपने को तो ज़्यादा कुछ आता नहीं, अपन तो ग्राफ बनाते रहे छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने को आता कुछ है नहीं, सीधी बात है, अपने को ज़्यादा कुछ इतना डिटेल में तो अपने को भी नहीं आता है, ठीक है। तो ग्राफ बनाओ जिंदाबाद। अब ग्राफ अपने को कैसे बनाना आता है ना, 0 पे क्या आता था आंसर, कॉस का 1 आ जाता था। अच्छा, पाई पे क्या आता था, चलो π/2 पे देख लो पहले तुम, π/2 पे क्या आता था 0 आता था, फिर पाई पे क्या आता था बोलो, पाई पे -1। तो ये कुछ ऐसा करके ग्राफ बनता था इसका, इस टाइप से करके कुछ ग्राफ बनता था। अब मैंने बोला यार ये पाया एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। इस चीज़ को समझो, यहाँ पे थोड़ा एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम π/2 बोलते हैं, राइट। इसको हम π/2 बोलते हैं। π/2 की एक्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, 1.57 समथिंग, ठीक है। ये हमारा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यानी कि 1 कहाँ पे होगा, 1 तो यहाँ पे होगा कहीं पे, इसने बोला ना cos 1, तो cos 1 का 1 कहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, और 2 कहाँ पे होगा, 2 यहाँ पर होगा। अच्छा, पाई कहाँ पर होगा, पाई क्या होता है, पाई होता है 3.14, ठीक है। तो 2 तुम्हारा डेफिनेटली यहाँ पे होगा। सिमिलरली 3 बिल्कुल पाई से चिपका हुआ होगा, ठीक है। इस बात को समझो तुम, ठीक है। तो ये 2 है, ये 3 हो गया, ये 3.14 हो गया, और यहाँ पे 4 कहाँ पे होगा, 4 इसके आगे होगा। अच्छा, लेकिन ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट होगा 3π/2,
3 पाई/2, यानी कि 3 इंटू 1.57 1.57। तो इसका आंसर कितना आएगा? अगर मैं इसको सिंपल 1.5 मान लूँ तो 4.5 के ऊपर निकल गया, 4.5 के ऊपर निकल गया, 5 का जो भी होगा अप्रॉक्सीमेटली 4 तुम्हारा इसके अंदर ही बैठेगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल बैठ गया कि 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 कहाँ है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। अब तुम्हें बताना है कि cos 1, cos 2, cos 3, cos 4 इन सब में से कैसे हम हिसाब किताब देखेंगे। तो सबसे पहला जो लॉजिकल सेंस बनता है, जो कोई बच्चा भी देख के बताएगा, वो ये बोलेगा यार देख cos 1 का जो आंसर आएगा ना वो पक्का पॉजिटिव होगा, लेकिन जो cos 2 है वो ये आ रहा है, cos 3 जो है वो और नीचे है, cos 4 जो है वो भी नीचे है। ठीक है, तो बेसिकली तीनों के तीनों क्या है, नेगेटिव है, इनको तो बाद में देखेंगे। पर जो cos 1 है ये बात श्योर हो गई कि cos 1 क्या है, cos 1 एक पॉजिटिव वैल्यू है, और ये cos 2, 3, 4 ये सब क्या नेगेटिव है। तो डेफिनेटली cos 1 क्या होगा, हाईएस्ट होगा। अगर वो क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछता कि cos इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो तुम सीधे सीधे बोलते थे कि cos 1 इज द लार्जेस्ट वन। पर अब इसने ये मुझसे ये भी पूछ लिया कि cos 2, cos 3, cos 4 इन सब में भी बताना है। तो थोड़ा और डिटेल में ज़रा मैं इस इंटरवल को बनाना चाहूँगा, थोड़ा जूम में मारेंगे इसको। ठीक है, तो ये तुम्हारा 0 है, ये हमारा पाई/2 है। ठीक है, तो पाई/2 के बीच में ही बन रहा है ये। ठीक है, और ये मेरा 3 पाई/2 है। अब बीच में यहाँ पड़ता है, एग्जैक्टली बीच में बिल्कुल पाई पड़ता है। ठीक है, और इसके यहाँ पे सबसे पहले होगा 2, फिर यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे कहीं होगा 4। बिल्कुल सही बात है, एकदम बहुत बढ़िया। अब ज़रा इधर देखते हैं, तो 2 पे इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कहीं, है ना, cos 2 जो होगा वो ये होगा cos 2। ठीक है, और cos 3 जो होगा वो इससे नीचे होगा। क्या इस बात की गारंटी ले सकते हो तुम कि जो cos 2 होगा और जो cos 3 होगा, cos 3 पक्का नीचे होगा, इससे नीचे होगा। कैसे बोल सकते हैं ये? अरे यार इसके कर्व बता रहे हैं हमको कि cos 3 पक्का cos 2 से नीचे होगा, और जो चीज़ नीचे होती है वो छोटी होती है। अरे ऐसे समझ लो, तुम्हारे पास एक -3 और -5 है, कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा, कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा? -3 ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे अब अगर इसको प्लॉट करेंगे अगर वाई एक्सिस के अंदर, तो ये रहा -3 और ये रहा -5। ठीक है, डेफिनेटली ऊपर वाला बंदा हमेशा जीतता है। तो cos 2 जो है वो ऊपर है, यानी कि हम पक्का बोल सकते हैं कि cos 2 और cos 3 में से cos 2 पक्का जीतेगा। पहली बात तो ये। अच्छा, अब लेकिन कंपैरिजन करना पड़ेगा कि 3 और 4 में से कौन सा ज़्यादा बड़ा है। अब ये ना काफ़ी अच्छा पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब समझेंगे इसको, ये थोड़ा अलग हट करके चीज़ बनेगी, क्योंकि पाई पर एग्जैक्ट आंसर कितना आता है, पाई पर एग्जैक्ट आंसर कितना आता है, पाई पर एग्जैक्ट आंसर आता है -1। ठीक है, अच्छा पाई होता कितना है, पाई होता है 3.14। ठीक है, ये 3 है और ये 3.14 है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, बोलो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ये बता पहले मेरे को, बोलो बता सकते हो ये चीज़? तो कितना होगा, लगभग 86 होगा, 0.86। ठीक है, 3 से अच्छा क्या कर रहा हूँ मैं 4 से करने लग गया। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 0.14, यानी कि इतना ये तो बहुत ही पास होगा। मतलब 3 जो होगा ना, थोड़ा अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊँ, थोड़ा अगर मैं और अच्छे से क्लियरली दिखाऊँ इस चीज़ को, तो 3 इसके बहुत क्लोज होगा। 0.14 होगा, डिफरेंस ही कितना सा हुआ, ये रहा तुम्हारा 3, यहाँ पे बिल्कुल ही नीचे हो गया बेसिकली cos 3। ठीक है, तो ये 0.14 तुम्हारा आ गया, तो ये तुम्हारा cos 3 हो गया। पर अगर तुम 4 का देखोगे तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो यार इन दोनों में डिफरेंस होगा 0.86 का। अरे 4 और 3.14 में माइनस कर ले, कितना आएगा, 0.86 ही तो आएगा। ठीक है, अगर 0.86 आया तो अब तो मुझे बताओ 3.14 से अगर मैं 0.14 लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ तो मेरे को मिल रहा है 3, ये आ गया 3। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इससे 0.14 की लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ, 0.14 सिर्फ 0.14 लेफ्ट में जा रहा हूँ तो मुझे cos 3 मिल रहा है। पर 0.86 लगभग 4 गुना कह रहा हूँ, बल्कि और तुम लगभग 7 गुने के आसपास मान लो, 6-7 गुना इसका करोगे, उतना मैं राइट साइड में जा रहा हूँ, उतना मैं राइट साइड में जा रहा हूँ, तो मेरे को 4 मिल रहा है। तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 की वैल्यू कुछ यहाँ पे आ रही होगी यार। क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो कि cos 4 ये होगा, cos 4 ये होगा, मतलब कि cos 4 cos 3 से कहाँ है, ऊपर है। ये बोलना चाह रहा हूँ कि cos 4 जो है और जो cos 3 है उसमें cos 4 cos 3 से ऊपर है, यानी कि cos 4 cos 3 से बड़ा होगा। ये है मेन पॉइंट, ये है चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ मैं कैसे इसका मतलब अगर तुम जनरली सोचोगे तो कैसे सोचोगे, तुम ऐसे सोचेंगे कि यार जो पाई है उससे कितनी दूर है वो चीज़, जो जितनी दूर होगी उतनी वो ऊपर होगी। ये चीज़ समझ पा रहे हो? जैसे cos 2 ले, अगर तुम 2 ले लो तो 2 और 3.14 में अगर तुम देखोगे, 2 और 3.14 में अगर तुम देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, 1.14 का डिफरेंस है। तो ये तो बिल्कुल प्योर लेफ्ट में हो गया। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ तो 3.14 में अगर तुम 1.14 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, इट विल बी 4.28। तो वो 4.28 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा कुछ। ठीक है, तो 4.28 और 2 ये दोनों सेम हाइट पे होंगे, यानी हम ये बोल पाएंगे कि cos 2 एंड cos 4.48 ये बराबर होंगे। इन दोनों का सेम आंसर आएगा, दोनों सेम हाइट पे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा कंसेप्चुअल है, मुझे पता है कुछ लोगों को पहली बार में समझ में नहीं आता क्या चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो अब इससे हमें ये भी क्लियर हो गया कि cos 2 और cos 4 में कौन सा बड़ा है, cos 2 पक्का बड़ा है cos 4 से। क्यों बड़ा है, क्योंकि cos 2 सबसे ज़्यादा दूर है पाई से।
ठीक है। पाए तो डेथ वैली है, ऐसा समझ लो डेथ वैली है, ठीक है। मतलब पाए मतलब प्योर -1 ईविल -1, तो जो इससे ज़्यादा दूर भागेगा वो उतना अच्छा है। तो सबसे पास कौन सा है इसके साथ, 3 है, तो cos 3 सबसे छोटा हो गया क्योंकि सबसे नेगेटिव है वो, सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, ईविल के बिल्कुल पास है वो, -1 को थोड़ी देर के लिए ईविल मान लेते हैं। जो cos 4 है वो मतलब जितना दूर है, मतलब वो -1 से दूर है, बेसिकली पाए से दूर है, पर 2 से कम दूर है, मतलब 2 सबसे ज़्यादा दूर है। तो जिस जो सबसे ज़्यादा दूर होगा ईविल से वो सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा बड़ा है, ऐसा समझ सकते हैं। और क्या, अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक का हमारा ये बना कि cos 1 क्या था, cos 1 हमारा पॉजिटिव था, तो वो तो जीत ही रहा। उसके तुरंत बाद क्या आएगा, cos 2 आएगा, फिर कौन आ रहा है उसके बाद, फिर cos 4 आएगा और देन cos 3 आएगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। वेरी वेरी हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिसको ग्राफिकल नॉलेज होगी वो सिर्फ वही समझ सकता है इसको, करना तो दूर की बात है, पहले समझ लो, वही बढ़िया बात है। अच्छा, अगर ये चीज़ समझ में आ रही है कि, तो अब हम शायद ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, tan 4 और tan 7 बताओ ये इनमें से कौन छोटा बड़ा होगा। तो फिर से मैं एक काम करता हूँ, मैं tan का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, और उसमें पहले हम लोग 4 और 7 को लोकेट कर लें, फिर ज़्यादा मजे में रहेंगे, राइट। तो 4 और 7 सब पॉजिटिव ही हैं, तो मैं पॉजिटिव वाला ही बनाऊंगा। तो बेसिकली कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है tan का, ये ऐसे करके, राइट है। अच्छा ये बताओ कि पहला पॉइंट तो इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है। अब तो मैं रफ ग्राफ बनाऊंगा, टेढ़ा सेढ़ा उल्टा सीधा क्यों बनाऊंगा, जानबूझ के, क्योंकि तुम जब पेपर करोगे, जब अपने एग्जाम पेपर में जाओगे, तो तुम्हें क्या लगता है तुम फेयर बनाओगे, बिल्कुल है, बिल्कुल तुम्हें कोई ग्राफ कैलकुलेटर ला के देगा जो बना के देगा तुम्हें ऑलरेडी प्रिंटेड ग्राफ, ऐसा तो होने नहीं वाला है। तो 0 पे, फिर पाए पे, फिर 2 पाए पे, फिर 3 पाए पे, ठीक है, चलो वो सब तो सही है। अच्छा पाए क्या होता है, पाए होता है 3.14, ठीक है। 2 पाए क्या होता है, टेक 2 पाए होगा 6.28, यानी कि तुम्हारा 4 कहाँ पे होगा, 4 कहीं यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक है। और 7 कहाँ पे होगा, 7 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हमने अपना 4 और 7 लोकेट कर लिया है। अब हमें ये पता लगाना है कि tan 4 और tan 7 में से कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें निकालनी है हमको। तो अब मैंने फिर से वही काम किया, फिर से वही लॉजिक यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर भी। 4 और 3.14, तुम देख पा रहे हो कि ग्राफ यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, सिमिलरली यहाँ पर भी ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। तो तुम मुझे बताओ, लॉजिक से बताना, ये वाला अगर मानो ये 4 है और मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा। तो तुम बोलोगे अगर ये है और ये वाला पॉइंट है, डेफिनेटली ये वाला ज़्यादा ऊंचा है, ये वाला ज़्यादा ऊंचा यानी कि ये ज़्यादा बड़ा होगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ और यहाँ पे मैं कैलकुलेट दे रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो मैं 5 लिख दिया, तो डेफिनेट सी बात हो गई कि tan 5 और tan 4, पक्की बात है कि tan 5 tan 4 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि 5 और 4 के कंपैरिजन में देखो ना, 5 ऊंचा है और 4 नीचा है, ठीक है। अब मैं ये चीज़ कैसे निकाल सकता हूँ, मतलब लॉजिकली कैसे सोच सकते हैं। तो देखो फिर से हम पाए पे आ गए, पाए क्या है, पाए पे आंसर कितना आ रहा है, तो भाई पाए पे आंसर है 0, ठीक है। 0 से कहानी हमारी इंक्रीज हो रही है। 3.14 से अगर मैं 4 की तरफ जाऊँ, 3.14 से 4 की तरफ, तो कितना हो गया, 0.86 का डिफरेंस हुआ, 0.86 का डिफरेंस हुआ, राइट। पर अगर इसी के कंपैरिजन में तुम 5 को देखोगे, तो पाए से 5 जाने की तरफ हमारा कितना डिफरेंस हो रहा है, 1.86 का। तो जितना बड़ा डिफरेंस उतना बड़ा तुम जीतोगे, क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। तो बेसिकली 4 और 5 में अगर मैं देखूंगा तो कौन जीत रहा है, 5 जीत रहा है, क्योंकि ज़्यादा दूर है, इसलिए आपका tan 5 जो है वो tan 4 से बड़ा हो गया। अब पूरी कहानी सिमेट्रिकल है, बस ऐसा मतलब कि इसी की फोटो खींच करके हमने यहाँ पे चेप दी, बिल्कुल 6.28 पे यही हमने कॉपी पेस्ट मार दिया, राइट। अगर हमने यहाँ पे ये चीज़ कॉपी पेस्ट कर दी है और यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है, तो क्या बोल सकते हैं फिर हम लोग कि यही निकाल लो। अगर तुम्हें 4 और 7 का कंपैरिजन करना है तो बस इतना देख लो कि डिफरेंस कितना है ना, डिफरेंस जिसका ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना वो ऊपर होगा। तो अब 2 पाई कितना होता है, 6.28, और ये क्या है 7, तो अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, कैन यू डिटरमाइन दैट शिट, ये दोनों में डिफरेंस कितना है। तो सोच के देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा। 6.28 और 7 में अगर मैं डिफरेंस देखना चाहूँगा तो वैसे तो मेरे को दिख रहा है कि कम है, डेफिनेटली डिफरेंस जो है वो कम है, पर कितना कम है, तो बस 0.14 और हटा देंगे, तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 7 माइनस 6.28 कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, हाँ इतना ही आ जाएगा, राइट, 0.72। अब तुम देखो इसमें डिफरेंस 0.86 का है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा ऊपर होगा, और ये 0.72 है, तो ऊपर तो होगा पर इतना नहीं होगा जितना 4 ऊपर होगा। दैट मीन्स कि tan 4 और tan 7 में tan 4 जीता है, ठीक है ना, tan 4 बड़ा है tan 7 से, ठीक है। अच्छा, और हम इसको कैसे सोच सकते थे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मानो अगर मैं tan 5 ले लूँ तो tan 5 जो होगा वो इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, और अगर तुम देखना चाहो तो इस तरफ देखेंगे तो मान लो ये इधर 3 होगा, ठीक है, और 2 भी इधर ही होगा, यहाँ 2 होगा, और 1 कहाँ पे होगा, तो 1 यहाँ पे होगा, राइट। तो अगर अब मैं पूरे ही निकालना चाहूँ तो 1 पे अगर मैं देखूंगा तो यार tan 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये 0 ये 1 है, दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस 1 का है। अच्छा, पर इसके कंपेरिजन में अगर मैं 4 पे देखूंगा तो 4 पे डिफरेंस 0.86 का था, ठीक है, 5 पे डिफरेंस 1.86 का था। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस अभी भी किस में आ रहा है, tan 5 में, तो tan 5 जीत रहा है। उसके बाद डिफरेंस किस में आ रहा है, 1 पे, तो tan 1 जीता। उसके बाद किस पे आ रहा है, 0.86, तो 0.86 पे कितना आया, tan 4, ठीक है। उसके बाद कितना आ रहा है, उसके बाद फिर किसका था, tan 7 का।
तो ये तो हो गया जब मैंने पॉजिटिव वाले कंपेयर कर लिया। पर अगर मैं देखूँ tan 2 और tan 3, इन दोनों का आंसर कितना आने वाला है? इन दोनों का आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव आएगा तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि सबसे नीचे कौन सा है? 2 है, फिर कौन सा है? 3 है। तो साफ साफ क्लियर हो गई बात कि tan 2 और tan 3 में अगर तुम देखना चाहोगे तो कौन जीतेगा? बताओ, tan 3 जीतेगा। ठीक है, तो मतलब ये सब तो हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि ग्राफ में डिफरेंस के बेसिस पूरी कहानी खेलनी होती है, थोड़ा अलग टाइप का एक कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। ठीक है, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, tan 4 जो होगा वही खड़ा होगा। ठीक है, तो ये फॉल्स थी स्टेटमेंट, ये चीज़ फॉल्स है। इसका ये ऐसा करोगे तो ट्रू हो जाएगा। अच्छा, और एक फन क्वेश्चन होते हैं, जैसे मानो अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि sin 1 है, ठीक है, और sin 1 डिग्री है, तो इन दोनों में से ये बड़ा है मान लो, तो ट्रू है फॉल्स है? क्या है ये? कैन यू टेल मी कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है? तो अगर तुम पहले तो सोचिए tan 1 sin 1 है, 1 मतलब रेडियन वाला, तो 1 रेडियन है तो इसको पहले उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना? किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आपके क्या कहते हैं इसको मतलब डिग्री के अंदर, राइट? तो तुम एकदम से अगर कंफ्यूज हो जाओ तो सबसे पहले देखा क्या है कि पाई अगर 180 डिग्री होता है तो दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दिया, यानी कि 1, तो 1 कितना हो गया? 180 बाय पाई डिग्रीज, यानी कि अगर मैं देखूंगा तो 180 को तुमने 3.14 से डिवाइड किया है, इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है 57 डिग्रीज। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट लाइक कि तुम ऐसे बोल रहे हो कि साइन 57 डिग्री है, ठीक है, और साइन 1 डिग्री है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, ऐसे तुमने बोला है, तो तुम्हें बताना है सच है या गलत है। तो कैसे निकालोगे? अरे ग्राफ बना लो, छुट्टी करो, है ना? ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ क्या था? कुछ इस तरह का ग्राफ आता है इसका। तो अब ये वाला पॉइंट कौन सा होता है? ये वाला पॉइंट होता है 90 डिग्रीज। ठीक है, ये होता है क्या? ये होता है 0 डिग्री। अब 0 से 90 में तुम देख रहे होगे ग्राफ तुम्हारा लगातार क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ग्राफ अगर इंक्रीज कर रहा है तो अगर मानो ये तुम्हारा 1 डिग्री है तो डेफिनेटली यहाँ पे 57 डिग्रीज होगा। ठीक है, तो बस ये इंक्रीज कर रहा है, तो साफ दिख रहा है कि साइन 57 डिग्री जो है और साइन 1 डिग्री जो है उसमें से कौन सा बड़ा है? साइन 57 डिग्री ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ट्रू है ये बात, है ना? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं ऐसे बोल दूँ cos 1 और cos 1 डिग्री, तो तुम क्या बोलोगे? तो cos के वाले ग्राफ बना लो, cos का ग्राफ इस टाइप से बनता है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है? ये 0 है और ये क्या है? ये 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि 0 से 90 में cos का ग्राफ क्या कर रहा है? डिग्रीज कर रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे 1 डिग्री है और यहाँ पर 57 डिग्री है तो 1 डिग्री के लिए ऊपर होगा आंसर और 57 के लिए छोटा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? ये 1 थोड़ा मेरे लिए तो ऐसे लिखा हुआ है कि 57 डिग्री लिखा हुआ मेरे लिए, तो सीधी बात की है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप का कंपैरिजन तुम कैसे कर सकते हो? तुम सब कुछ ग्राफ से कर सकते हो, सब कुछ ग्राफ से कर सकते हो। ठीक है, बाकी अच्छा मैं एकदम से तुमसे ऐसे पूछ लूँ कि टैन 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 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो तुम कैसे करोगे इसको? टैन 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 टैन। ठीक है, तो टैन टैन तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो पहले तो निकालो टैन क्या होगा, पहले तो अप्रॉक्सीमेट हम ये निकालेंगे कि टैन चीज़ क्या है। तो फिर से कोई काम किया कि मैंने देखा था कि भाई पाई जो होता है, पाई जो होता है वो 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री के, राइट? तो 1 क्या होगा? 180 बाई पाई के, तो टैन कितना होगा? 180 बाई पाई इंटू टैन, यानी कि 1800 डिवाइड बाई पाई। तो बेसिकली ये इतना हो गया 180। ये जो भी हम ऐसे ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें समझ में आ गया। ये रट लो चाहो तो तुम कि 1 रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री के आसपास होता है, यानी कि टैन रेडियन कितना होगा? 570 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो अब तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो कि टैन 570 डिग्री जो होगा वो क्या होगा? पक्की बात है, ग्रेटर देन 0 होगा। ये मैंने कैसे बोल दिया? तो 570 के आसपास क्या आता है? 540 डिग्रीज। व्हाट इज 540 डिग्रीज? दैट इज 3 पाई। तो बस 3 पाई में तुम प्लस थीटा करोगे तो कहाँ पहुँचोगे? बोलो, 3 पाई प्लस थीटा, थर्ड पॉइंट के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव एंड प्रूफ। ठीक है, तो बस इस टाइप के क्वेश्चन को तुम कर सकते हो अपने आप। एनीवेज मतलब मैं तुम्हें भंडार दे सकता हूँ कि cos 10 निकालो, sin 10 निकालो, है ना? इस टाइप की सब चीज़ें कि पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, तो वो सब तुम इसके या उसके हिसाब से अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, राइट? ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। मैं एकदम से तुमसे बोल लूँ 8 रेडियंस क्या होता है, तो तुम निकाल सकते हो 8 इंटू 57 डिग्री, और फिर उसके आसपास वाला ढूंढ लेना कोई 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, देख लेना 2 पाई प्लस थीटा, जो भी ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है उसके हिसाब से बता देना साइन पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो वो सब तुम कर सकते हो। ठीक है, तो बस हो गया हमारा। अब ये हमारा लेक्चर नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स थे सब खत्म हो गए। तो हमारा लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया? तो यार लेक्चर 1 में हम लोगों ने पूरा रिवीजन किया था एक तरीके से, क्या एंगल क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने हर एंगल के लिए पॉसिबल जो है वो चीज़ खत्म कर दी, सारा ग्राफ पढ़ के सब कुछ एकदम अल्टीमेटम लेवल पर लेकर कि पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से खत्म हो गया यहाँ पे। पर अब मैंने तुमसे बोला था, तुम्हें याद होगा स्टैंडर्ड एंगल के अंदर मैंने तुमसे बोला था कि यार हर एंगल का हम अभी भी आंसर नहीं निकाल सकते, हर एंगल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो उस वैल्यू को शॉर्टकट में निकालने के लिए अब हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जिससे कि हम जल्दी से वो निकाल सकें, वैल्यूज निकाल सकें। पर उन आइडेंटिटीज के ऊपर गजब करके क्वेश्चन बनते हैं, वो बहुत ही अलग लेवल का पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। तो वो अब लेक्चर 3 से शुरू हो जाएगा, वहाँ पे कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, मल्टीपल एंगल। अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ पे छोड़ा है ना, इस चीज़ से और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकलती हैं। हमारा ये साइनस का ग्राफ है, ठीक है, ऐसे करके कुछ बनता है साइनस का ग्राफ क्या बना दी एकदम हवा में, जो भी बना दिया ऐसे करके। ठीक है, अब अगर एकदम से तुमसे बोल दूँ कि साइन थीटा जो है ना ये तो 1/√2 के बराबर है, तो तुमने बोला यार 1/√2 तो यहाँ पे होता है, तो अगर तुम 1/√2 की लाइन खींच दो यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, तो तुम देख कर देखो 1/√2 ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट किया, सिमिलरली यहाँ पर भी इंटरसेक्ट किया, और इसके आगे चले मतलब इन्फाइनाइट बार इंटरसेक्ट करेगा। तो तुम सोच के देखो
ये एक ऐसा x1 है, अगर मैं साइन के अंदर x1 डालता हूँ, मुझे पता है पाई/4 है ये, तो अगर मैं पाई/4 डालूंगा यहाँ पे तो आंसर 1/√2 आएगा। सिमिलरली ये भी एक ऐसा x2 है, यहाँ पे कोई एक ऐसा x है, ये ऐसा थीटा है, जो मैं डालूंगा तो फिर से 1/√2 आएगा। फिर एक ऐसा एक थीटा है ये, जहाँ पे अगर मैं डालूंगा तो फिर से 1/√2 आएगा। फिर ये एक ऐसा और थीटा है हमारे पास, फिर एक और थीटा, ऐसी एक और थीटा, ऐसे इन्फाइनाइट थीटास है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, ठीक है, इनको सॉल्व करना कहते हैं इसको। तो इसको हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेजन्स नाम से एक टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे आइडेंटिटीज़ के बाद, उसमें हम लोग इस चीज़ को कैचअप करेंगे, इसको पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो इसको अभी इसलिए छोड़ा कि थोड़ा बोरिंग हो जाता है, राइट, बस और कोई बात नहीं। बाकी तो आइडेंटिटीज़ की भी जरूरत पड़ेगी उसके अंदर, ठीक है ना। उसको हम लोग उसमें काफ़ी मैनिपुलेशंस लगती हैं टफ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बस मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, बस इतना काफ़ी होगा। बहुत ही कंसेप्चुअल बातें हो गई हैं, अब सारी गजब की बातें होंगी जो मैनिपुलेशन वाला मेन फॉर्म आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। ओके देन, थैंक यू।